दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर इस लोकतंत्र में यहाँ के दलित कहाँ हैं। यहाँ की दलितों की पॉलिटिकल हैसियत, जो राजनीतिक हस्ती जो होता है, वो कहाँ है। क्या यहाँ के दलित की जो पार्टी बहुजन समाज पार्टी जो है, क्या वास्तव में अब उसका इस 2024 के बाद उसका अस्तित्व बच पाएगा। और आखिर बहन जी ने कौन सी ऐसी चूक की जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व अब मिटता हुआ सा नजर आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, सत्य कड़वा होता है और जो इस कड़वे घूंट को पीते हैं, जो सच को हजम कर पाते हैं, वही जीवन में आगे बढ़ने के लिए काबिल होते हैं और वैसे लोग ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, बहुजन समाज से मैं भी हूँ और हमें भी बहुजन समाज पार्टी के प्रति और बहन कुमारी मायावती जी के प्रति आदर है, श्रद्धा है। मैं भी बहन जी को रिस्पेक्ट करता हूँ, परंतु मैं अन्य लोगों की भांति अंधभक्त नहीं हूँ। एक पत्रकार होने के नाते मेरा काम आलोचना करना भी है और प्रशंसा करना भी है। आखिर जब इस प्रकार के लोकतंत्र में एक छोटी छोटी पार्टियां, जो बिहार के जीतन राम मांझी की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है, जिसको राष्ट्रीय पार्टी नहीं कहा जाता है, अगर उसकी 5 सीटें आ सकती है, अगर ये 5-6 सीट जीत सकती है, तो आखिर बहन जी की पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी कही जाती है, दलितों की इतनी बड़ी पार्टी जो यूपी से लेकर के अन्य स्टेट में भी इनका वर्चस्व है, इनके सपोर्टर हैं, इनके वोटर हैं, आखिर कारण क्या है कि आप इस 2024 में ही नहीं, इसके पूर्व से ही आप फ्लॉप आ रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे बोलेंगे कि बहुत सारे लोग ने पार्टी बना बना करके इसको कमज़ोर किया। यूपी में आज़ाद समाज पार्टी बना दिया गया, बिहार में मनोज भारती जी समतामूलक संग्राम दल बना लिए और भिन्न भिन्न प्रकार के पार्टी को बना करके बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो है, ये आरोप बिल्कुल निराधार है। इस आरोप का सत्य से कहीं कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि पार्टियां सिर्फ इन्हीं लोगों के बीच में नहीं बन रही है। पार्टी प्रत्येक जगहों पर बनाई जा रही है, प्रत्येक कम्युनिटी में लोग बना रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर लोग पार्टी बना रहे, वो तो संवैधानिक अधिकार है, लेकिन क्या आपको उनके पार्टी बना लेने से कमज़ोर होना, ये आपका भी संवैधानिक अधिकार है। आप कमज़ोर इसलिए हुए, अगला कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी बनाता है तो वो पार्टी बनाने के बाद वो भी अपने कार्य को करता है, परंतु आप इस कार्य को जब नहीं करते हैं, अपनी जिम्मेवारी को भूल जाते हैं, आप इस लोकतंत्र में जनता की आवाज़ नहीं बन पाते हैं, तो लोग आपको इग्नोर करता है, फिर लोग आपसे परहेज करता है। क्योंकि जनता का इस लोकतंत्र में जो पार्टी से जुड़ाव होता है, उसके प्रति बहुत सारे आस्थाएं होती है, बहुत सारे उससे चाहत होती है, बहुत सारे उनसे महत्वाकांक्षाएं होती हैं। लगता है कि नहीं, हमें इस पार्टी के द्वारा कुछ मिलना चाहिए, परंतु जब आप उनकी महत्वाकांक्षाओं पर खरे नहीं उतरते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें तकलीफ होती है। आज मेरा मानना है कि बहुजन समाज के तमाम लोग जो एक नारा दिया करते थे, 85% जो लोग हैं वो बहुजन हैं और जो 85% हैं वो हम सब हैं। आखिर आप कितना परसेंट अब हैं? 85% का नारा ये कांसीराम साहब ने कहा था कि हम 85% लोगों को यूनाइट कर रहे हैं। उस 85% में जरा गौर करके देखिए कि अब आप कहाँ हैं। कांसीराम साहब ने जो नारा दिया था, उस नारा के बारे में सबको पता था, लेकिन आज बहन जी का नारा हो गया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। जब हाथी नहीं रह गया, वो गणेश हो गया, अब ब्रह्मा विष्णु महेश हो गया, तो आखिर 4-4 गो देवता मिल करके एक कको को सीट लाते तो 4 सीट हो जाना चाहिए था। लेकिन
इन न ब्रह्मा विष्णु महेश और न गणेश, ये चारों मिल करके भी जब एको सीट नहीं लाए, तब आप क्या कहिएगा? इस पर किसकी दोष दिया जाए? बहन जी ने तो अपने पल्ला झाड़ लिया है कि भाई हम क्या करें, वो जो भी कसूर है सब हाथी का है, क्योंकि हाथी को मैंने तो गणेश बना दिया, अब ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिया, अब ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश मिलकर के सीट नहीं ला रहे हैं, तो ओकरा में हमारा क्या गलती है? बहन जी कहाँ चूक किए हैं, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। जब देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने की बातें चल रही थी कि देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, एक तरफ से एनडीए जिसमें कुल मिलाकर के कई सारी पार्टियां थी, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश बिक रहे थे, देश की जो संस्थानें थी बिक रही थी, ईडी सीबीआई इत्यादि का दुरुपयोग किया जा रहा था, लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाले जा रहे थे, देश निरंकुशता की ओर जा रही थी, सरकार तानाशाह बनती जा रही थी। तब विपक्ष ने लोगों को एकजुट किया और लोगों को एकजुट करके कहा कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आइए हम सब मिलकर के इस लोकतंत्र को बचाते हैं, इस संविधान को बचाते हैं। और इस प्रकार से एक अलायंस तैयार किया गया जिसका नाम पड़ा इंडिया अलायंस। जैसे एनडीए वाले घमंडिया अलायंस, इंडी अलायंस, इस प्रकार के नाम दिए। हालांकि इसमें जो गोदी पत्रकार हैं उनकी भी भूमिका कम नहीं रही है, उन्होंने भी देश को बेचने में और देश के लोकतंत्र की बलात्कार करने में, हत्या करने में कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। आज अगर इस लोकतंत्र की बात आए कि लोकतंत्र को हत्या करने में किसका किसका भूमिका रहा है, तो उसमें निश्चित तौर पर मीडिया को बिना नाम लिए हुए काम नहीं चलने वाला है। मीडिया को इससे अछूता नहीं रखा जा सकता है। दोस्तों, जब इस गठबंधन में बहन जी के पास में भी निमंत्रण गया, बहन जी के पास में भी कहा गया कि बहन जी आप भी इसका हिस्सा बनिए, तो बहन जी ने प्रस्ताव रखा हमको प्रधानमंत्री बनाओ, तब हम रहेंगे। क्या इसी प्रकार से महत्वाकांक्षी सारे उस गठबंधन के लोग थे? आप पहले प्रधानमंत्री की सीट मांग रहे हैं, जितने पार्टी के लोग हैं सब कहते कि नहीं हमें प्रधानमंत्री बनाओ, तो क्या होता? इस प्रकार से बहन जी ने इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, जब तक हमको प्रधानमंत्री नहीं बनाओगे तब तक हम तेरा हिस्सा नहीं हो सकते। इन्होंने कांसी राम साहब जैसे चाल चलना चाहा, लेकिन कांसी राम साहब जैसे चाल चलने के लिए कांसी राम का ब्रेन का भी होना बहुत जरूरी है, जो मैं समझता हूं बहन जी के पास में नहीं है। एक्चुअली उम्र के साथ आदमी के जो सोचने समझने का क्षमता होता है वो धीरे धीरे करके फॉल डाउन होते रहता है, नीचे गिरते रहता है। मुझे लगता है कि बहन जी के साथ भी शायद ऐसा ही हुआ, और उन्होंने जो बहन जी ने इंडिया अलायंस के साथ जाने से मना किया, आज उसका यही खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है कि उनके अपने जो वोटर्स थे उन्होंने भी बीएसपी को वोट न दे करके इंडिया अलायंस को वोट किया है, इसलिए कि उसे पता है कि बीजेपी अगर इस बार जीत जाएगी तो संविधान को बदल देगा, अगर इस बार जीत जाएगी तो हमें जीना मुश्किल कर देगा, अगर इस बार जीत जाएगी तो फिर देश नहीं बचेगा। इस देश को बचाने के लिए बहुजन समाज के भी लोग थे, जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता, उनके पार्टी के समर्थक थे, उन लोगों ने भी वोट किया तो इंडिया अलायंस को किया। और आज यही कारण है कि इस गलती की वजह से बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो गया है। छोटी सी पार्टी को 4-5 सीट आती है, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं कि हम तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन तीसरे नंबर के पार्टी के पास में ना तो वोट बैंक रहा और ना ही कोई सीट जीतने की दमखम रही। दोस्तों, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? हमें मालूम है कुछ लोगों को हमारी बात सुन करके बहुत तकलीफ होगा, इसलिए होगा कि वो अंधभक्त हैं, इसलिए होगा कि वो बहन जी के विरुद्ध में सुनना नहीं चाहते हैं। अरे भाई, मैं भी नहीं सुनना चाहता हूं, लेकिन अपने परिवार के कोई सदस्य अगर बुरा पर बुरा करते रहे तो क्या उसके बारे में शिकायत करना, उसको आईना दिखलाना गलत है क्या? बहन जी ने गलत किया है। बहन जी की जो नीति रही, बहन जी के जो सिद्धांत रहे, बहन जी का जो एक्शन रहा, वो बिल्कुल गलत रहा।
आकाश आनंद जी को भी इन्होंने बोलने पर पाबंदी लगाया। आकाश आनंद जब बीजेपी के उसके सिद्धांतों के खिलाफ बोलना शुरू किए, जब एग्रेसिव हुए, तो देश के लोगों को, दलितों को ऐसा लगा कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी में कोई और है जो उभरता हुआ सितारा है, कोई और है जो इस बहुजन समाज पार्टी को लीड करेगा और देश में इस क्रांति की नई लकीर को खींचेगा। परंतु बहन जी ने आकाश आनंद को पैर को खींचा ही नहीं, बल्कि उनके हाथों और पैरों में बेड़ियां डाल दिया, मुंह में ताले लगा दिए। उसका खामियाजा आज भुगतना पड़ा है। बहन जी को लगा कि ऐसा न कि आकाश आनंद ज्यादा बोलेगा, विरोध में बोलेगा, तो फिर ईडी और सीबीआई के छापे पड़ जाएंगे। मित्रों, दुख की बात है, बहुत निंदनीय है। जो लोग बहन जी के ऊपर आस्था विश्वास रखते थे, उनके आस्था और विश्वास को चकनाचूर कर दिया गया है। और अब मुझे नहीं लगता है कि बहुजन समाज पार्टी पुनर्जीवित होगी और बहन जी अब प्रधानमंत्री बनेगी। इट्स नेवर पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस जीवन में तो अब यह संभव बहन जी के लिए नहीं है। शेष आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है? क्या आप सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी प्रतिक्रिया को जरूर दीजिए। आप क्या इस पर सोचते हैं? और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को देख करके यूं ही निकल जाना ये उचित नहीं है। एक एक वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, एक एक न्यूज़ को ढूंढना पड़ता है और कई वीडियो को देखने के बाद एक वीडियो बनाई जाती है। आप इस वीडियो को देखते हैं और देख करके यूं ही बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, दुख होता है। मेरे दोस्तों, आपसे मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि जो लोग हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जो आकृति बगल में है उसको दबा दीजिए, ऑल का नोटिफिकेशन एक्टिव कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, आपको पता जा जाएगा कि हमने एक वीडियो डाला है और तब आप उसको देख पाएंगे। इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, लोगों के पास तक शेयर कीजिए, ताकि सारे लोगों को पता चल सके कि अब दलितों का भविष्य कहाँ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।